हेलो, माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। हम VSEPR थ्योरी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने पहला जो रूल था VSEPR थ्योरी का वो ये था कि यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम से केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही उपस्थित हैं तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो सिमेट्रिकल होगी। और जो दूसरा रूल ये था कि यदि मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के अलावा यदि लोन पेयर भी उपस्थित है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी हैं तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी उसमें विकृति आ जाती है और जिससे बॉन्ड एंगल भी चेंजेस आ जाते हैं। इसी में यदि हम एग्जांपल लें, जैसे ज़ीनॉन डाईफ्लोराइड को यदि हम देखें तो इसमें सेंट्रल एटम ज़ीनॉन एक नोबल गैस एटम है और इसमें जो आउटर शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं, यानी जो शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेल को पूरी तरह से भर देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल होता है इसका। और इसमें यदि ज़ीनॉन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज यदि देखें तो आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन इसके d ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल और तीन जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं और दो फ्लोरीन एटम कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे ज़ीनॉन डाईफ्लोराइड मॉलिक्यूल बनता है। ज़ीनॉन डाईफ्लोराइड में 3 लोन पेयर्स हैं जो कि हम कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल एक्सिस पर होते हैं, क्योंकि जो लोन पेयर है उसमें रिपल्शन मैक्सिमम होता है। इसी वजह से ये तीनों एक प्लेन में होते हैं और इनके बीच में 120 डिग्री तक का बॉन्ड एंगल होता है, जबकि जो फ्लोरीन एटम है वो लीनियर शेप में दो फ्लोरीन एक्सिस पर बॉन्डेड रहते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जिससे ज़ीनॉन डाईफ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। इसी प्रकार से यदि हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कशन करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक अनुचुंबकीय मॉलिक्यूल है। इसमें नाइट्रोजन में जो आउटर शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाने में काम आ जाते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग रह जाता है और इसमें इसी वजह से इसका जो शेप है वो थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, वी शेप हो जाती है। और जो बॉन्ड एंगल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में यानी ONO बॉन्ड एंगल वो 134.3 डिग्री का यानी 134.3 डिग्री का होता है। यदि हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एनायन के बारे में बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, जिसके कारण जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला जो जो अलोन या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, जिससे उस ऑर्बिटल का रिपल्शन इफेक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों के साथ थोड़ा बढ़ जाता है। इसी वजह से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एनायन है उसमें बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाता है और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, नॉन बॉन्डिंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। इसी वजह से
जो ONO बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है 134.3 से कम हो करके और 115.4 डिग्री का रह जाता है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह से यदि हम सल्फर जो सल्फेट एनायन है उसको यदि हम देखें तो उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसी वजह से जो सल्फेट एनायन है इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। और यदि हम आयोडीन डाई क्लोराइड एनायन के बारे में डिस्कशन करें तो आयोडीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाता है तो 8 हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आ जाते हैं, जबकि जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होते हैं। तो इसका जो यदि हम शेप देखें तो वो शेप ज़ीनोन डाइफ्लोराइड जैसा ही होगा, क्योंकि 3 लोन पेयर्स बनेंगे और जो एक्सिस पर 2 क्लोरीन एटम आयोडीन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है। और इसी तरीके से यदि हम ज़ीनोन टेट्रा फ्लोराइड के बारे में डिस्कशन करें तो ज़ीनोन टेट्रा फ्लोराइड के सेंट्रल एटम ज़ीनोन का आउटर शेल फुलफिल होता है इलेक्ट्रॉन से, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेज में 2 फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स में से एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp3 d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। इसमें 2 लोन पेयर्स होते हैं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, 4 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ जाते हैं, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में होते हैं। यानी जो लोन पेयर्स हैं वो एक्सिस पर होते हैं, जबकि प्लेन पर जो फ्लोरीन एटम है, यानी जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें 4 फ्लोरीन एटम ज़ीनोन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी इसका यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो टेट्रागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा इसका, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 d2 होगा। यदि हम तीसरा जो रूल है VSEPRT थ्योरी का उसको यदि हम डिस्कशन करें तो वो ये कहता है कि यदि ABX प्रकार का कोई मॉलिक्यूल है और यदि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि अधिक है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि सेंट्रल एटम से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी दूरी बढ़ जाएगी। यदि जो उससे जुड़ने वाले या सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले जो एटम्स हैं उनकी विद्युतरणता अधिक है तो वो अधिक विद्युतरणी एलिमेंट की तरफ थोड़ा ट्रांसफ़र हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण उनमें जो रिपल्शन इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो भी कम हो जाएगा। यदि हम एग्जांपल देखें, जैसे वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की विद्युतरणता हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। तो ऑक्सीजन जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें जो OH बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, उसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन एटम की तरफ ज़्यादा झुके हुए होते हैं,
जिस वजह से इसमें रिपल्शन इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जबकि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे फ्लोरीन की विद्युतणता ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, जिससे फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास होते हैं। इस वजह से यहाँ पे रिपल्शन थोड़ा कम होता है और बॉन्ड एंगल कम हो जाता है इस वजह से। तो वाटर मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, जबकि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में बॉन्ड एंगल कम होता है। यानी यदि सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले एटम्स की विद्युतणता अधिक है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। इसके अलावा जैसे हम फास्फोरस के हैलाइड्स देखें तो इसमें आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, तो क्लोरीन की विद्युतणता सबसे अधिक होती है, फिर ब्रोमीन की और सबसे कम आयोडीन की। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा जो आयोडीन कॉम्प्लेक्स है फास्फोरस का, आयोडीन मॉलिक्यूल, उसमें होगा और सबसे कम बॉन्ड एंगल फास्फोरस के क्लोराइड मॉलिक्यूल में होगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में। इसके अलावा जो चौथा जो रूल है VSEPR थ्योरी का, वो ये कहता है कि यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हुए हैं, यानी उसका जो आउटर शेल है वो इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह से भरा हुआ है, तो उसका रिपल्शन इफेक्ट आंशिक भरे हुए शेल की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है उसका रिपल्शन इफेक्ट। तो यदि हम जैसे हम अमोनिया में देखें और फास्फोरस जो फॉस्फीन है PH3, इसमें फास्फोरस सेंट्रल एटम है, जबकि अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के आउटर शेल का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, यानी उसका आउटर शेल फुलफिल हो जाता है, लेकिन फास्फोरस में डी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स भी होते हैं जो कि वैकेंट होते हैं, यानी इसका आउटर शेल फुलफिल नहीं होता है इलेक्ट्रॉनों से। तो नाइट्रोजन का रिपल्शन इफेक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, जबकि फास्फीन में जो बॉन्ड एंगल है वो कंपैरेटिवली कम होगा। इसी तरीके से यदि हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस या वाटर मॉलिक्यूल के बीच में देखें तो यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन और सल्फ़र है। तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल्स आउटर शेल में नहीं होता है, जिससे इसका मतलब ऑक्टेट पूरा होने पर इसके आउटर शेल भी फुलफिल हो जाता है इलेक्ट्रॉनों से, जबकि सल्फ़र में डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो डी ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं, जिससे सल्फ़र का जो रिपल्शन इफेक्ट है वो कंपैरेटिवली कम होता है ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा हाइड्रोजन सल्फाइड से, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जो आउटर शेल है वो फुलफिल होता है इलेक्ट्रॉनों से, जबकि सल्फर में डी ऑर्बिटल्स वैकेंट रह जाते हैं, जिससे इसका जो रिपल्शन इफेक्ट है वो कंपैरेटिवली कम होता है। तीसरा जो VSEPR थ्योरी का जो रूल है वो ये बताता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपैरेटिवली अधिक स्थान घेरते हैं सिंगल बॉन्ड की तुलना में। उसका रीज़न है डबल बॉन्ड बनता है एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड से, जबकि पाई बॉन्ड जो होता है वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, तो उसके लिए जगह चाहिए, तो अधिक स्थान घेरता है। जबकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये थोड़ा और अधिक स्थान घेरता है। जबकि सिग्मा बॉन्ड में केवल एक सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये कंपैरेटिवली कम स्थान घेरता है। तो इसका मतलब जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है
उसका जो रिपल्शन इफ़ेक्ट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। जैसे एक सिंगल बॉन्ड है तो जो बॉन्डिंग एरिया है वो वहाँ पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्रमशः 4 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे उनका रिपल्शन इफ़ेक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। यदि हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे OCF2, इसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब यदि हम आइडियली देखें तो बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए तीनों का, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, अधिक स्थान घेरता है, और इस जो डबल बॉन्ड है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसका रिपल्शन इफेक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इसलिए OCF का बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि रिपल्शन बढ़ जाता है, जबकि FCF का बॉन्ड एंगल कम है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल FCF में बॉन्ड एंगल कम है क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है, और जो OCF है यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है, तो ये रिपल्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। तो सिंगल बॉन्ड रिपल्शन कम होता है, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्शन इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब यदि हम VSEPR सिद्धांत की जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में यदि हम डिस्कशन करें तो पहला इसका जो लिमिटेशन है वो ये बताती है कि जो हाईली पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो शेप है, आकृति है, उसकी व्याख्या VSEPR थ्योरी नहीं करती है। इसके अलावा लोकलाइज्ड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कई ऐसे होते हैं जिनमें डीलोकलाइजेशंस होता है, जिससे उनके एक से अधिक डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनको हम VSEPR सिद्धांत से नहीं समझा सकते। इसके अलावा कई ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें अक्रिय युग्म प्रभाव होता है, जैसे कि नाइट्रोजन में ऊपर से नीचे, नाइट्रोजन जो वर्ग है उसमें ऊपर से नीचे जाते हैं तो अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ता है। इसी प्रकार से यदि हम नाइट्रोजन के अलावा यदि हम देखें तो ऑक्सीजन जो वो वर्ग है उसमें भी ऊपर से नीचे जाने पर अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ता है। तो ये अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है और इसका रीज़न क्या है, इसकी व्याख्या VSEPR जो सिद्धांत है वो नहीं करता है। इसके अलावा जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी भी व्याख्या नहीं करता है। ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड भी होता है। तो ये किस तरीके से होता है, क्या है, इसके बारे में VSEPR जो थ्योरी है वो हमें नहीं समझाती है।